है, इम्पोर्टेंट है भाई, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिखवाना पड़ रहा है। ठीक है। हाँ, अभी इसमें आपको बताना ये है कि 1954 में विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया। ठीक है। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया और 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना। इसके बाद 1956 में हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम बना। तो ये सब नागरिक संहिता अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, जरूरी है, वरना काट देता मैं। तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे भी हमें खत्म ही करना है सितंबर में, तो कुछ चीजें ज्यादा छोड़ेंगे नहीं ना। ठीक है। आगे के लिए आप लोग अगर सोच ये रहे हैं कि 51 के बाद अभी ठहरा हुआ है, तो 51 के बाद ठहरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुने बस। 51 के बाद आर्टिकल कौन सा स्टार्ट होगा? 52 क्या कहता है? बताओ, पढ़ाया हूँ, बोलो जल्दी से। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 22 52 है ना? बताया है नहीं बताया? 53 क्या है? वेरी गुड, है ना? एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी, जिसके सलाह पर क्या करेगा राष्ट्रपति? काम करेगा। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 53 ये कहता है कि जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। मुझे देख के बात करोगे, ठीक है, ताकि कहीं मिस्टेक ना रहे। और 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा, है ना? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है हमारे यहाँ? बेसिकली जनता चुनती है, लेकिन जनता प्रत्यक्ष रूप से ना चुन करके कैसे चुनती है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। और ये कैसे चुना जाता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार चुना जाएगा, है ना? बताए हैं नहीं बताए हैं? ठीक है, कहीं डाउट है तो आप बात कीजिएगा मुझसे। ठीक है, ठीक है ना? 53 में। अच्छा, ये कैसे होता है? एक मिनट शांत रहेंगे आप। गणना कैसे होगी? निर्वाचन कैसे होगा? पहला कौन सा था? कितने रूप से चुने जाते हैं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एमएलए क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ क्या? स्टेट इनटू कितना? अब बटे में क्या? इलेक्टेड, जो चुनाव हुए तो, है ना? इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली, इलेक्टेड इलेक्टेड असेंबली ऑफ मेंबर। समझो, राज्य की कितनी जनसंख्या है उसको गुणा करना है 1000 से, और उस विधानसभा में कितनी सीट में कितने लोग निर्वाचित हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? 403। समझे? 403 में कितने प्रेजेंट हैं, मतलब मौजूदा है, कोई रिक्त तो नहीं है। समझे ना? तो वो संख्या, और टोटल कितनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ? मान लो 2011 के अनुसार हम लोग 21 करोड़ बचते हैं। ठीक है, तो ये गणना किसके अकॉर्डिंग होगी? एमएलए के अकॉर्डिंग होगी। तो नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ एमपी। ये सांसद की गणना कैसे करते हैं हम लोग? इनकी वोटिंग कैसे पड़ेगी? इंपॉर्टेंट है यार, जान लो, नहीं तो तुमसे कोई पूछेगा ना, तो तुम नेता अगर बता लोगे तो कहेगा क्या बात है यार, वाह। तो आता नहीं है सबको, सच बता रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब हम एमएलए की जो गणना करेंगे कि कितने एमएलए ने वोट किया, या इनकी वोटिंग की गिनती जो मानी जाएगी, वैल्यू जो होगी इनकी एमएलए वाली, वो इसी अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। और सांसदों की कैसे गणना होगी? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, ध्यान से सुनो, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए जो ये निकल करके आएगा वो किसका निकलेगा, तो हम लिखेंगे क्या, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए। समझे, इधर देखिएगा, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए बटे टोटल इलेक्टेड ऑफ पार्लियामेंट या टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो ध्यान से सुनो बात को, जितनी संख्या जो विधायकों की निकल करके आएगी, याद रखना कोई एक स्टेट का नहीं होगा, ये 28 स्टेट के होंगे एमएलए। हर एक स्टेट के ऐसे निकाल निकाल के फिर सबको जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए हो जाएगा। और फिर जितने वो सारे विधायक होंगे, जैसे यूपी के मान लो 403 विधायक मान लो, फिर मध्य के, फिर राजस्थान के, फिर बिहार के, फिर टोटल, है ना, टोटल एमएलए। और टोटल एमएलए जब निकालेंगे तो वो टोटल एमएलए बटे कितने, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543, ठीक है ना। तो वो 543 में जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर रिक्त नहीं है तो उससे इसको भाग कर दोगे तो वो वैल्यू ऑफ एमपी हो जाएगा। कंफर्म है, आया ना, ठीक है। नेक्स्ट कोटा, आप जानते हैं कोटा वाला, कोटा के लिए हम बताए थे, नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल मेंबर ऑफ वैलिड वोट, मेंबर ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट का मतलब जो सही मत पड़े, गलत निकाल दिए जाएंगे, ठीक है, +1 बटे नंबर ऑफ इलेक्टेड +1 मेंबर। ये आप देख लो, कोटा वाला मैं पढ़ाया हूं सबको अच्छे से, इसमें कर लीजिएगा। और ये भी बताया हूं नेक्स्ट में जो एकल संक्रमणीय पद्धति हम लोग राष्ट्र, हालांकि हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव जब करते हैं भाई, हेलो इधर, राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग हमारे यहाँ किसके द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। और उसमें क्या होता है, हमने इसे बताया था कि ये मान लीजिए कैंडिडेट्स हैं सारे, ठीक है, कितने राउंड में गणना होगी, ये याद है कि नहीं याद है, याद है, समझा। अब हम लोग, हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव इसी से होगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि जब ये 4 कैंडिडेट हैं, इन चारों कैंडिडेट को वोटिंग होगी, पहले राउंड की गणना में अगर किसी ने क्या पा गया, नो नो नो, अगर सबसे ज्यादा बहुमत मिल गया उसको, ठीक है, पढ़िएगा उसको में, हाँ 50% +1 अगर उसको बहुमत मिल गया तो वो राष्ट्रपति यही फर्स्ट राउंड में ही चुन लिया जाएगा। समझ में आया है। अगर नहीं इसमें उसने 50% +1 बहुमत पाया तो फिर दूसरे राउंड में गिनती होगी। शर्त यह है कि अब अगर जब दूसरे राउंड में गिनती होगी तो इसमें से जो कैंडिडेट है पाने वाले जो सबसे कम होंगे वोटिंग, जो सबसे कम वोट पाए होंगे, वो क्या होंगे, बाहर होंगे, उनका वोट ट्रांसफर होगा अन्य उम्मीदवारों में, बताया हूं। और ये प्रक्रिया 4th राउंड तक होगी, जब तक कोई व्यक्ति, हाँ समझ में आ रही है बात ना। वही ब्रिटेन के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में हमने बताया था, राष्ट्रपति के चुनाव में, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। हाँ, वहां की जनता करती है, ब्रिटेन वाले में देखिएगा, लिखवाया हूं, ठीक है, वो कर लीजिएगा। समझ में आई बात, ठीक है।
तो मैं ये कहूं आपको आगे का, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। लिखा है कि नहीं लिखा है आपने? आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा? हाँ, दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और शर्त है कि वह प्रस्ताव जब पारित हो 1 महीने के अंदर पारित हो जाना चाहिए, 1 माह के अंदर। और दूसरी बात कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं। 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति सदन में दोनों सदनों में से किसी सदन में उपस्थित होकर के अपने ऊपर लगाए गए आरोप को या अपनी बात को रख सकता है। याद है? नहीं याद है तो वीडियो देख लीजिएगा, समझे? और जैसे ही दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आ जाएगा और मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा ना। और क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? उसको समझ में आई है? ये महाभियोग आर्टिकल 61। इसके बाद एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा, अध्यादेश क्या है और अधिनियम क्या है। देखिए, बात को समझिएगा, मेरी बात को समझना। मैं अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं इसको लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट है, या ऐसे हो सकता है आ जाए आपको। देखो, अध्यादेश और अधिनियम दोनों एक जैसे हैं, बहुत कुछ खास अंतर नहीं है अध्यादेश और अधिनियम में। लेकिन अध्यादेश जब लाया जाता है तो अध्यादेश लाता कौन है? राष्ट्रपति लाएगा। कौन लाएगा? राष्ट्रपति लाता है। कब लाता है? कोई वित्तीय आपातकाल, इमरजेंसी, तभी अध्यादेश लाएगा। और अध्यादेश तो जो समय होता है, समय यानी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा ये 7.5 माह तक और न्यूनतम 6 सप्ताह तक प्रभाव में रहता है अध्यादेश। यानी 6 माह 6 सप्ताह का अध्यादेश हो सकता है, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 6 सप्ताह का। बात समझ नहीं है? और ये जैसे ही वो कानून, ये अध्यादेश तब तक बना रहेगा जब तक कोई अस्थायी कानून है, ठीक है? जैसे ही वो हटेगा, अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और है, राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्य प्लस 2 सदस्य, ये हम बात करेंगे, ठीक है ना? इसको आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, बता देंगे। अच्छा, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है और कार्य क्या है, आपको पता है? विधायी शक्तियां हैं, संसद की शर्त को आहूति करना, और क्या करता है? संसद की शर्त की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है ना? और संयुक्त अधिवेशन अधिसूचना जारी करता है आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। और क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 123। ठीक है, यही तक रखते हैं हम लोग।